इस वक्त तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं आईनी अदारोों के ऊपर एक सवालिया निशान आ गया हुआ। राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में। अगर मियां नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो साकिब निसार क्यों नहीं जा सकता? सबसे पहले हम पार्लियामेंट में जाएंगे, ये मसला वहाँ पे उठाएंगे और उसके बाद कानूनी जो चाराजोई जो है इंसल्ट करके जो है वो क्लास है वो भी करेंगे। ये आपके सामने एक चीफ जस्टिस का एफिडेविट है, आंखों देखे हालात बयान कर रहा है। मुल्क के निजाम में मुदाखलत है, गैर आईनी मुदाखलत है। आज चीफ जस्टिस मुलव्वस है मुल्क का, दूसरा चीफ जस्टिस कह रहा है कि हम इसको मामूली बात समझकर भूल जाएं। यहाँ पर जो है वही सेम नोटरी उसको सर्टिफाई कर रहा है जो कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को सर्टिफाई करता है। सिटिंग इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज को जो है वो मलाइन करने की कोशिश की गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है जो कि शरीफ खानदान की जानिब से किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आज पाकिस्तान की सियासत और अदलिया की तारीख का अहम तरीन दिन अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार पर बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है कि वो ज़ेर इल्तवा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पर असरअंदाज हुए और उसके लिए उन्होंने जस्टिस राना साहब की रिहाइशगाह से टेलीफोन के जरिए राबता भी किया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात से मुताल्लिक़ खबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज अखबार के एडिटर, चीफ एडिटर और खबर देने वाले सहाफ़ी अंसार अब्बासी के साथ रिटायर्ड जज राना शमीम को ज़ाती हैसियत में कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर ऐसी रिपोर्टिंग तौहीन अदालत की सबसे संगीन किस्म है। अदालत की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि पेश होकर वजाहत करें आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि साबिक जज राना शमीम ने हुकूमत से एक्सटेंशन की दरख्वास्त की थी, लेकिन साकिब निसार साहब ने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन दी थी जो राना साहब के हक में नहीं थी, जिनकी वजह से उनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकी है, जिसका शिकवा भी राना साहब ने किया था। जब हमने साकिब निसार साहब से सवाल किया कि इस मामले से फ़ायदा किसको होगा, तो साकिब निसार साहब ने कहा कि ये सब मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। जावेद लतीफ़ साहब सबसे पहले वो जो ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। खुशामदीद कहूँगी जावेद साहब आपको। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने सर लंदन में बयान हल्फी जमा करवाया है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की है सर, क्योंकि वो अपने इसी हलफनामे में ही लिखते हैं कि उन्होंने साकिब निसार साहब से भी नवाज शरीफ साहब के हक में बात की थी, तो यकीनन फिर उन्होंने मियां साहब से मुलाकात भी की होगी सर। किरण, इस मुलाकात का तो आपको इल्म होगा, मुझे तो इल्म नहीं है, मगर जो मैंने आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सुना है, देखा है, उसके बाद मैं सिर्फ ये सवाल करूँगा। मेरा आज ख़ास तौर पर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, को अपनी सफाई देना नहीं, और मैं आज ये पूरी ज़िम्मेवारी से ये कहने लगा हूँ कि मुझे आज कतन ये बात नहीं कहनी कि नवाज शरीफ से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, अपोजिशन के दीगर लोगों से 3.5 सालों में जो मजालम हुए या पिछले 4-5 साल से जो कुछ हो रहा है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं आज जो बात करना चाहता हूँ, ये बात है कौमी इश्यूज़ की, बात है कौमी मफाद की, बात है कौम की आने वाली नस्लों की। बात ये है कि मुझे अगर तो सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस जो गिलगित बल्तिस्तान के थे, राना एम शमीम साहब, अगर उन्होंने अकेले ये बात की होती तो शायद इसमें आप इसको इतना वेटेज ना देते, मैं ये बात ना करता, ना आज पूरी कौम में ये बहस हो रही होती। भाई बात यह है कि इससे पहले आपके एक जज अरशद मलिक की वीडियो आई, आपने अगर उसको नज़रअंदाज कर दिया तो उसके बाद आप देखें जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपनी अपील जब फाइल की तो उसमें क्या कुछ लिखा, जो बातें हम करते आ रहे थे वही बातें लिखी गई। और फिर आज का जो इशू है,
आप मुझे ये बताएं कि अगर ये बात कोई मुस्लिम लीग का बंदा करता, कोई दीगर शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाला बंदा बात करता, तो आप उसको शायद ये कहते कि किसी जाती ग्रज में ये बात कर रहा है। और भाई हम जिनको कोट कर रहे हैं ये सारे के सारे इस अदारे के मुअज़्ज़ज़ मेंबर रहे हैं। और फिर बात दूसरी ये है कि जो वो बात कर रहे हैं क्या उसमें मुमासलत नहीं है दीगर लोगों के हवाले से? लेकिन सर जो वो बात कर रहे हैं सर, जो वो बात कर रहे हैं जावेद साहब, उसी पर एक सादा सा सवाल ये है कि साबिक चीफ जस्टिस साहब क्यों मियां साहब और मरियम साहिबा को इलेक्शन तक जेल में रखना चाहेंगे सर, क्यों? तो फिर आपने जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो बात कही थी और अपनी अपील में भी लिखी, उनको जाकर कौन कहता रहा कि आप हमारी 2 साल की जो मेहनत है उसको ज़ाया करना चाहते हैं? फिर समझ नहीं किसी को आती। फिर ये समझ किसी को अगर नहीं आती तो पूरी पाकिस्तानी कौम को तो समझ आ रही है कि पाकिस्तान के इलेक्शन जो थे वो किस तरह चुराए जाने की मंसूबाबंदी की है। दरअसल आप ये कह रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस को भी किसी ने कुछ कहा? मेरी अर्ज सुन लें, मैं अगर मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें तो आपको सारी जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मिल जाए। मैं किरण आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये 2 सोच की लड़ाई है जो 74 सालों से पाकिस्तान के अंदर हो रही है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक अदारे में साकिब निसार बैठे थे, आप ये नहीं कह सकते कि एक अदारे में परवेज़ मुशर्रफ थे। भाई अदारों के अंदर, इन्हीं अदारों के अंदर आप जस्टिस मुअज़्ज़ज़ काजी ईसा फायज़ भी हैं, इसी अदारे में जस्टिस शौकत सिद्दीकी भी थे, इसी अदारे में जस्टिस सेठ वकार भी थे। हम उनको भी कोट करते हैं, अब इनको भी कोट कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि असल जो इख्तलाफ है, जो लड़ाई है, जो पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती से पाकिस्तानी कौम देख रही है 74 सालों से, वो है एक जमहूरियत की सोच रखने वाले, जमहूरियत की हमायत करने वाले, जमहूर की मदद करने वाले एक माइंडसेट वो है जिसके लिए जद्दोजहद वो लोग करते हैं, और एक मुखालफ है पार्लिमानी निज़ाम के, जमहूरी निज़ाम के सोच जिसका टकराव होता आ रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और सर, आज कौन है उस सोच के मालिक सर? मैं किरण आपको यही तो कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि गैर जमहूरी सोच रखने वाला वो सियासतदान भी हो सकता है, वो दीगर शोबा जिंदगी से तल्लक रखने वाला भी हो सकता है, वो किसी अदारे में बैठा शख्स भी हो सकता है। अच्छा सर, ये बताएं, ये अजब हुस्न इत्तेफाक नहीं है सर? नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स और राना शमीम का बयान हल्फी से नोटराइज करने वाला शख्स भी एक ही है जावेद साहब। अच्छा, क्या ये भी उसने इत्तेफाक ही है कि अगर नैब समेत दीगर अदारों में बैठे लोगों के हवाले से पाकिस्तानी कौम कोई बात करती है तो उसकी सफाई के लिए हुकूमत वक्त के वज़रा आ जाते हैं? क्या भी ये भी उसने इत्तेफाक ही है? क्या ये भी उसने इत्तेफाक ही है कि आप मुझे ये बता दें कि अगर अदलिया के किसी मुअज़्ज़ज़ जज का फैसला कोई उस पर बात करे, तनकीद करे, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे, तो बदकिस्मती से आप ये कह दें कि ये तौहीन अदालत हुई है। अगर किसी मौलवी साहब के किसी रोल पर बात कर लें तो कहा उस पर कुफर का फतवा लग उसने इत्तेफाक का जवाब भी दिया, आपने मजीद उसके इत्तेफाक आपने गिनवा दिए। अच्छा सर, जावेद साहब मेरा सवाल तो ले लीजिए सर, सवाल ले लेना, साथ साथ ऐड कर दीजिएगा ना उसमें। चलें जावेद साहब, सर साबिक चीफ जस्टिस के बयान से यकीनन सर मुस्लिम लीग नून को बहुत फायदा होगा, लेकिन अजीब इत्तेफाक है अगेन सर कि ये बयान हल्फी भी लंदन में जमा हुआ है जहां मियां साहब मौजूद हैं। बयान हल्फी की फिलहाल कोई वजह भी नहीं बताई जा रही है। सिर्फ 2 दिन बाद से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम का केस लगा हुआ था। मुझे यह बताएं कि क्या यह भी हुस्न इत्तेफाक ही है कि आप 20 साल बाद इतराफ़ करें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत फांसी दी गई थी? क्या यह भी हुस्न इत्तेफाक ही है
कि नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर सजा सुना दी जाए और 10 साल बाद इतराफ कर लिया जाए? क्या यह भी उसने इत्फाक किया है कि एक जज नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बेशुमार लोग उसी इदारे से मुंसलिक जो हैं, हाजिर या एक्स, वो सारे यही बात कर रहे हैं? ये सारा उसने इत्फाक है। और क्या ये भी उसने इत्फाक है कि मेडिकल रिपोर्ट का जिसका आप जिक्र, एक सेकंड, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मुझे ये बताएं कि वो मेडिकल रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो अदारे हैं, क्या उन्होंने बनाई और उसको सेकंड हुकूमत वक्त ने नहीं किया? और क्या ये उसने इत्फाक है कि उनके बाहर जाने के बाद उस रिपोर्ट पर उंगलियां उठाई गई, उस रिपोर्ट को गलत करार दिया गया? क्या आप अपने अदारों पर अदम एतमाद कर रहे हैं? सही। अच्छा जावेद साहब, इत्फाक है। सही जावेद साहब, वैसे आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है सर। अब लंदन में नवाज शरीफ साहब से खास लोगों की मुलाकातों की खबरें आ रही थी पिछले दिनों सर, फिर जिनकी आपने तस्दीक भी की थी, और इन अहम शख्सियात की मुलाकातों के बाद सर ये बयान अल्फी आ जाना बता रहा है कि मियां साहब के लिए अच्छी खबरें आने वाली हैं सर। यकीन दहानी करवा दी गई है क्या? देखें किरण, एक चीज जहन में रखें जो मैं बार बार अर्ज करता हूं, क्या पाकिस्तान का आप समेत कोई शख्स ऐसा है, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, बहन, बेटी, माँ, कोई ऐसा शख्स है जो ये कहे कि किसी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या कोई है जो ये कहे कि नहीं, किरण पर जुल्म होना चाहिए? क्या कोई ऐसा शख्स है जो ये कहे कि मेरिट पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो ये कहे कि पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो मजबूत नहीं होने चाहिए? क्या कोई ऐसा शख्स है जो ये बात करे कि आइन कानून की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए? क्या कोई ऐसा शख्स है जो ये कहे कि पाकिस्तान जो है एक मां की हैसियत रखती है और अदारे जो हैं पाकिस्तानी कौम को, हर शख्स को, आम को, खास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें? क्या इससे कोई इनकारी है? तो अगर यही बात हम करते हैं तो फिर हम किस तरह गद्दार ठहरे? फिर अगर हम यही बात करते हैं तो फिर हमें ये क्यों कहा जाता है कि आप हाईजैकर थे? फिर हमें ये क्यों बात कही जाती है जो आज भी की जा रही है? सर इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, सर इंफॉर्मेशन होती है आपके पास जावेद साहब, हाँ या ना? मैं तो बता दें सर, इस बयान हल्फी का फैसला सर मियां साहब से आम मुलाकातों के बाद किया गया है। किरण, एक चीज जहन में रखें, अब वो वक्त गुजर गया। 74 सालों में पूरी पाकिस्तानी कौम ने देख लिया कि आइन कानून से मावरा फैसले करने से, पाकिस्तानी कौम को इज्जत ना देने से, उनके फैसलों को पाकिस्तान किस करब से आज गुजर रहा है, पाकिस्तानी कौम किस करब से गुजर रही है। इलेक्शन चुराने से नताइज क्या निकलते हैं आज आप देख लें कि चुराने वाले भी परेशान हैं और जिनको बिठाया गया वो भी हाथ खड़े करके ये कह रहे हैं कि हम क्या करें। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जमहूर जो फैसला करता है, जमहूर जो फैसला देते हैं, हमेशा अदारों के लिए, उस रियासत के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होते हैं। जावेद साहब, वैसे आज आप मेरे सवालों का सर जवाब नहीं दे रहे हैं सर। अब कायमा कमेटी बराए इत्तलात सर चेयरमैन है आप उसके, वहां से खबरें इस तरह की मौसूल हो रही हैं सर कि 22 नवंबर को तलब कर लिया है तमाम मुतालिका लोगों को बशमूल साबिक चीफ जस्टिस। सर इज इट ट्रू? बिल्कुल सही है किरण, आप सही कह रही हैं, इसलिए कि पाकिस्तानी कौम ये जानना चाहती है जिस तरह मीडिया पे बातें चल रही हैं उसकी वजाहत होनी चाहिए। सही। और इस कायमा कमेटी में दोनों फरीक अपनी वजाहत बयान करें ताकि पार्लिमान के जो मेंबर हैं वो कौम को बता सकें कि हकायक क्या हैं। मैं तो एक हकायक अपने नुक्ता नज़र से आपको बता रहा हूं, मगर दोनों जानब का नुक्ता नज़र सामने आने के बाद ये कमेटी कौम को जरूर बताएगी कि हकायक सच क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ साहब। अच्छा सर, आप बता, वैसे आज आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो फिर अगर आप ये हकीकत जानते तो शायद ये भी नहीं बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। सदाकत अली अब्बासी साहब भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद कहूँगी सर। हालात बता रहे हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है, इत्तेहादी भी नाराज है सर, ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर को भी अवामी सतह पर क्लियरेंस दिलाने की भरपूर कोशिश हो रही है। सदाकत साहब,
जी किरण, बहुत शुक्रिया। हवाओं का रुख तो आपने कहा, ज़ाहिर हवाएं ठंडी हैं और हर सर्दियों में हवाओं का रुख ऐसे ही हो जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पे आ जाता है, कोई ना कोई मेहमान, और कोई ना कोई दावा लेके चला जाता है। लेकिन काश वो उनको दावे सुनाए जाएं और उनको दिखाए जाएं जो कहते थे कि आरिया पार होने वाला है, 13 तारीख को ये होगा, 12 को ये होगा, 8 को ये होगा। तो उसको सादा लफ्जों में कहते हैं कि मुंह की खानी उनको पड़ती है। और फिर इस सर्दियों में नए वो बुलंदोबांग दावे लेके आ गए। तो मुझे तो नहीं लगता हवाओं का रुख कहीं बदल रहा है, लेकिन बहरहाल हवाएं हैं, ठंडी जरूर होती हैं और फिर गर्म हो जाती हैं। तो दूसरी जो बात है, मेरा ख्याल है कि अदालत ने नोटिस ले लिया है। ये बड़ी गलत कोशिश है जिसमें अदलिया का वकार मजबूर करने की कोशिश की है। हमें तो नहीं पता चल सका है, इनफैक्ट मैं जावेद साहब से भी ये बात जानने की कोशिश कर रही थी, आप लोगों को पता चल सका है सर अदालत में बयान हल्फी जमा करवाने की जरूरत क्यों पेश आई सर? देखिए, मैं इसका तज्जिया सियासी कर सकता हूं क्योंकि तौहीन अदालत के कोई केस है, तो इसमें मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी कोई बात हो। मेरा सियासी तज्जिया ये है कि 17 तारीख को मरियम साहिबा की जमानत भी है और केस की अपील भी है और वो उनको सजा होना बज़ाहिर बड़ा कंफर्म है। अब वो उससे पहले वो जज साहब जिनका शायद उस बेंच में नाम भी नहीं था, उनके बारे में इस तक की बात करना सर आप कह रहे हैं कंफर्म में, फिर आपके लिए जो है ना ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि पहले से ही बता देते हैं हुकूमत के लोग किसको सजाएं होने वाली हैं, क्या होने वाला है। सर देख लें। नहीं, मैंने तो शुरू में आपको कहा है किरण कि ये मेरा तज्जिया है, सियासी तज्जिया है। बड़ा वाजे लग रहा है कि एक को एक्यूज जो है वो भागे हुए हैं और इनको जमानत उस वक्त मिली थी खातून होने पे और शायद वालिद साहब का ख्याल रखने पे, और केस का भी सबको पता है। मुझे आप बता दें, आपसे मैं सवाल करता हूं, जो लंदन के 4 एवनफील्ड फ्लैट्स हैं उनका सबूत क्या है? एक आदमी 3 दफा का वज़ीर-ए-आज़म उनका मालिक है, बेटी कहती है वो मेरे नहीं है, बाद में वो निकल आते हैं और वो अपना पैनामा में वो मान भी गए कि हमारे हैं। उन्होंने उसको उसका मनी ट्रेल, उसका क्या सबूत दिया है कि पैसे कहां से आए? आप मुझे बता दें, फैसला ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और कोई सबूत नहीं है, तो क्या फैसला आएगा? नैब के कानून के मुताबिक सजा ही आएगी ना, और सजा तो हुई भी है। और अगर उसमें अपील होती है, अपीलें बहुत कम होती हैं जो रिजेक्ट होती हैं, कोई बहुत बड़ा फ्लॉ ना हो फैसले में, तो बड़ा वाजे है कि क्या सबूत है कोई मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के पास कि ये एहसासे कहां से बने, कहां से आए ये जराए? तो वो कोई नहीं है, इसलिए सजा कंफर्म है। मैं तो बड़ा वसूख से कह सकता हूं। बाकी अदालत है, अदालत के बारे में ऐसी कोई बात करना वैसे ही आपके लिए मेरे लिए ठीक नहीं है, हम कोई बात करें। सर हाईकोर्ट की जानिब से इस पर नोटिस ले लिया गया, तलब भी कर लिया गया है कल सबको। सर कायमा कमेटी बराए इत्तलात, उनकी जानिब से भी सबको 22 नवंबर को बुला लिया गया। हुकूमत कुछ सोच रही है वो अपने तय कोई तहकीकात करने की, या इसको क्या सच है क्या झूठ है इसको सामने लाने की? सर अभी जब आप बात करी थी मियां जावेद लतीफ साहब से, तो आपने देखा होगा कि उनको अदलिया में चंद जजेस पसंद हैं। उन्होंने 2-3 के नाम लिए, काबिल एहतराम जजेस हैं। वो जस्टिस कयूम का भी भूल गए कि जिनको वो फोन करके मोहतरमा को सजाएं दिलाते थे। चंद उनको जर्नैल बुरे लगते हैं, उनको कभी ज़िया-उल-हक बुरा नहीं लगा कि जिसने एक मुसीबत नवाज शरीफ नामी हमारी कौम पे नाजिल की, आज तक हम उसका भुगत रहे। तो ये उनकी चॉइस है, वो उनको जज पसंद ना आए तो वो हमले कर देते हैं, मुखालफीन को वो फोन करके फैसले कराते हैं। ऐसे लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है? और ये जो वो जजेस की वीडियो वाली कहानी है, ये भी एक माफिया ही कर सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा, एक माफिया है। आप लोग कहते हैं तो फिर इस पे तहकीकात भी करें। सब जावेद सर, सदाकत साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मुश्तरका इजलास पर भी बात करना चाह रही हूँ आपसे। सर ये अभी फवाद चौधरी साहब की मैं बात सुन रही थी, जितने इत्तेहादी हैं उनको मना लिया है, तो सर काफ लीग और MQM को मुकम्मल तौर पर मना लिया है? EVM पर वोटिंग के लिए तैयार हैं ये? जी, हमारी मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर से, मतलब हम जो तर्जुमान है उसके बाद मीटिंग हुई है, और उसकी खबर यही है कि तमाम जो हमारे एलाइज हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक नेचुरल अलायंस है, और MQM और उधर उनके पास ऑप्शन खुदा न खासा पीपल्स पार्टी का है जो उनके लिए बहुत वर्स्ट है, और काफ लीग यहाँ हमारे साथ है, और उनके बदले में वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को क्या समझते हैं हमें पता है। लिहाजा ये खट्टा मीठा रिलेशनशिप होता है एलाइज का पाकिस्तानी। सर जो खबरें मौसूल हो रही हैं हमें, सदाकत साहब, MQM के हवाले से खबरें हमें मौसूल हो रही हैं कि वो EVM की ब्रीफिंग पर मुतमईन नहीं है सर स्टिल। देखिए, मैं आपको दोबारा बताऊं, अगर मुतमईन नहीं है तो भी हो जाएंगे। परसों का इजलास फाइनल हो गया है, और ये जो एतराजात और इख्तलाफात की बातें, इसमें कोई ज्यादा सब्सटेंस नहीं है। हम उनको कन्विंस कर लेंगे और वो कन्विंस हो जाएंगे। आपको पता है, आपको तारीख ज्यादा बेहतर पता है, MQM भी कभी नाराज होती रहती है, लेकिन ये जो इशू है ये बड़ा है।
ये MQM या PTI का नहीं है, ये पाकिस्तान को के इलेक्शन को जो 70 साल एक हिस्ट्री है उसको तब्दील करके एक फेयर निजाम की तरफ ले जाना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। MQM के लोग अभी मुतमईन नहीं है EVM के मामले पर, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर मुतमईन नहीं है तो हो जाएंगे, क्योंकि बुध को तो फुल एंड फाइनल इजलास बुला लिया गया। बिल्कुल ठीक है सदाकत साहब, क्योंकि MQM के लोग मेरे साथ मौजूद होंगे, मेहमान होंगे ब्रेक के बाद, तो उनसे जरूर पूछेंगे कि अगर वो अभी तक मुतमईन नहीं है तो फिर एक दिन में मुतमईन कैसे हो जाएंगे। जब तक बहुत बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना तो हुकूमत का काम है ना, वज़ीर आज़म साहब का काम है। वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे तो हम एक पेज पर होंगे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए, ये छोटा फैसला नहीं होने जा रहा, ये बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब अगर ब्लैकमेल हुए हमारी किसी हरकत से, तो उनके पास बेहतरीन मौका है कि वो आकर आवाम को बताएं कि जी इस तरीके से मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हम इनको वोट नहीं करेंगे। EVM के हवाले से चंद सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब मिल नहीं पाए, और हमारी अपनी रिजर्वेशन भी है। और रिजर्वेशन क्यों है? हमने कहा हमें पता होना चाहिए कि इन सवाल के जवाब क्या है। इत्तेहादियों के साथ मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब की, तमाम की जो लीडरशिप है वो वहाँ पे शरीक हुई। तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुध के दिन 2 बजे दोपहर जो है वो तलब किया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला ये जो सारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल हैं ये वहाँ पे जाएंगे और तमाम इत्तेहादी इनके पीछे खड़े। तो वो इत्तेहादी जिन्हें हमेशा से शिकवा था कि वज़ीर आज़म साहब उन्हें टाइम नहीं देते हैं, मुशावरत नहीं करते हैं, मुलाकात नहीं करते हैं। वज़ीर आज़म ने 8 दिनों में इत्तेहादियों से 4 मुलाकातें कर डाली हैं। फवाद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को होगा। गुज़िश्ता हफ्ते तक MQM और काफ लीग ने हुकूमत से शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के अंबार लगाए हुए थे। हुकूमत से अलहदगी तक की धमकियाँ दी जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि कवाकिब कुछ नज़र आते हैं। कुछ सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सुबह तक महंगाई पर इजहार तशवीश करने वाली काफ लीग ने शाम को हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमत की हिमायत के फैसले की मंजूरी दी है, क्योंकि काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज़ इलाही को दिया था। तो क्या अब इत्तेहादी पुरानी तनख्वाह पर ही काम करते रहेंगे, या फिर मुश्तरका इजलास में अभी भी कोई सरप्राइज आना बाकी है? इसका जवाब नईम अशरफ भट्ट दे सकते हैं। नईम, क्या हो रहा है? क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है? कोई सरप्राइज है बाकी अभी? जी किरण, फिलहाल इस वक्त तक तो सरप्राइज खत्म हो गए हैं, लेकिन जाहिर है सियासत है, अभी 48 घंटे बाकी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज की तारीख तक मुस्लिम लीग काफ जो है वो पूरी तरह मान चुकी है, और ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि गुज़िश्ता शब जो उनकी मीटिंग थी अपनी पार्लिमानी पार्टी की, उसमें ही जो उनकी अक्सरियत थी उन्होंने यही कहा था कि अभी हमें हुकूमत के साथ चलना है। और ये बात शुरू की थी वफाकी वज़ीर मुनस इलाही ने, और उनका फिर साथ अक्सरियत ने दिया। तारिक बशीर चीमा जो हैं वो ज़रूर थोड़े से हार्ड लाइनर थे, खिलाफ थे, और वो कह रहे थे कि जो इस वक्त अवामी मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, इसलिए हमें इनका साथ हुकूमत का मज़ीद नहीं देना चाहिए। लेकिन अक्सरियत ने जब कह दिया तो फैसला वही होना था, और ये हमने सुबह रिपोर्ट कर लिया कि अक्सरियत ने ये कहा है। हालांकि जो माहौल चल रहा था वो तो बड़ा शदीद था, और शायद मुस्लिम लीग का पता नहीं क्या कर देगी, लेकिन अब उसकी कंफर्मेशन भी परवेज़ इलाही साहब ने कर दी। फिर फवाद चौधरी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से इत्तेहादियों की मुलाकात के बाद आकर बाहर कह दिया। और लेकिन एक बात ज़रूर है इसमें कि ये पार्लियामेंट का इजलास अब बुलाया जो है ये कोई मामूली बात नहीं है। बार बार जाहिर है हुकूमत इस तरह का फैसला अगर उन्होंने किया है दूसरी मरतबा, तो यकीन दहानियों के बाद ही हुआ होगा। एक दफा मौखर करने के बाद दूसरी दफा जब जिहाद का फैसला किया है तो फिर यकीनन कहीं ना कहीं से यकीन दहानियां तो हुई भी होंगी। बिल्कुल ठीक है। नईम अशरफ भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। से ख्वाजा इजहारुल हसन साहब MQM के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, शुक्रगुजार हूँ। ख्वाजा साहब, आपके वक्त की सबसे पहले तो ये बताइए, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात होगी। सर, मुस्लिम लीग काफ के लिए तो बड़ा क्लियरली ये खबरें आ रही हैं हमारे पास, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया, लेकिन MQM के हवाले से अभी भी अभाम पाया जाता है, अभी भी तशवीश है EVM ब्रीफिंग के हवाले से। सर, दुरुस्त बात है ये?
जी, अभी तक तो देखें जो पार्टी में डिस्कशन हुआ और जो सूरत हाल है वो यही है, जिसके पस मंजर में शिबली फराज साहब भी यहाँ तशरीफ लाए थे कि कुछ सवालात ऐसे हैं जिसका जवाब शायद आप ही हमारी मदद करें कि एक ऐसा निज़ाम जो दुनिया के सैकड़ों ममालिक ने रिजेक्ट कर दिया हो, दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज इस निज़ाम को अडॉप्ट ना कर रही हो, फिर पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है, जो इंटरनेट इनएफिशिएंसी है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, ऐसे दौर में एक ऐसे बहरान में इस टेक्नोलॉजी का लाना, फिर इस टेक्नोलॉजी का कंट्रोल, इस टेक्नोलॉजी का न्यूट्रल इम्पैक्ट आना पूरे पाकिस्तान के वोटर्स के दरमियान, फिर वोटर्स का इसके ऊपर आगाही होना, फिर ये भी कहना कि ये 2023 के लिए नहीं है बल्कि ये तो आगे के लिए है। तो इस बात की क्या यकीन दिलाएंगे आगे जो टेक्नोलॉजी है वो मजीद कोई अपडेट हो जाएगी या मजीद कोई आएगा? मेरा ख्याल है ये बहुत सारे कंफ्यूज क्वेश्चंस थे जिसमें हम चाहते थे कि वो क्लैरिटी आए और हम चाहते हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट करें। अब तक हमने गवर्नमेंट की सपोर्ट हर हाल में की है। जहां तक PMLQ का मसला है, उनका जो पॉलिटिकल ग्राउंड और उनकी डिमांड्स हैं वो डिफरेंट है। हमारा पॉलिटिकल ग्राउंड और हमारी डिमांड्स बिल्कुल डिफरेंट है। ख्वाजा साहब, आपकी गुफ्तगू में मैंने सुना आप कह रहे हैं कि ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये आगे के लिए है, तो ये 2023 के लिए नहीं है सर? जी, ये भी एक इबाम है कि ये जो वोटिंग मशीन अडॉप्ट की जाएगी, जो प्रोसेस लिया जाएगा, ये आगे के लिए तैयार हो रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंटल लेजिस्लेशन होगी, फिर एक्सपेरिमेंट होगा, फिर उस एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट फेजेस हैं, तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन है हमारे पास। तो जो हमारे MNAs हैं वो पार्टी को, राब्ता कमेटी को मुतमईन करने में, उन सवालात के जवाबात देने में वो खुद भी उनमें तशनीगी रह गई। अच्छा ख्वाजा साहब, फवाद चौधरी साहब, जी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो इसका EVM का सारा ड्राफ्ट तैयार किया है कानून साजी के लिए वो फरोग नसीम साहब ने तैयार किया है। फरोग नसीम साहब सर आपकी जमात की शख्सियत हैं, तो फरोग नसीम साहब जिस वक्त की ड्राफ्ट सारा बना रहे थे, जो पॉइंट्स आप सामने रख रहे हैं या जो पूरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सोचती है, सर ड्राफ्ट बनाते हुए उन्होंने इस बात की मुखालिफत नहीं की? सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल है इस मौके पे फरोग नसीम साहब को फौरन आपको लेना चाहिए, लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करूं, लॉ डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, वो MKM के अंडर काम नहीं कर रहा। फरोग नसीम साहब ने यकीनन ये ड्राफ्ट किया होगा, जो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन आई है वो उसको ड्राफ्ट करने, लेजिस्लेट करने के पाबंद है, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं इबाम है लॉ मिनिस्ट्री और MKM के MNAs में, तभी तो ये कंफ्यूजन आई है। अगर ये कंफ्यूजन नहीं होती और हमें ये इत्तला पहले हो जाती और हम सब भी पढ़ लेते तो यकीनन इस मामले में इतना मामला नहीं होता। लेकिन एक बात जो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, जो फवाद भाई बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी वो MKM ऑन बोर्ड है, MKM ऑन बोर्ड है, भाई MKM तो महंगाई पे भी ऑन बोर्ड है आपके साथ, MKM तो चीनी पे भी ऑन बोर्ड है, MKM गैस के रेट 150% बढ़ गए, ऑन बोर्ड ही है ना, MKM 145 रुपए पेट्रोल हो गया, ऑन बोर्ड ही है। करें क्या? हम तो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, अच्छी रान। ख्वाजा साहब मसला ये है ना कि अब तो ऐलान हो गया है ना फुल एंड फाइनल कि सर मुश्तरका इजलास बुध को होने जा रहा है, तो अब तो आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन रह जाएंगे, या तो आप वोट देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब देखें, हमारी पूरी पार्लिमानी पार्टी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और मेरा ख्याल है रात को भी एक हमारी मुश्तरका कॉन्फ्रेंस होगी और वहाँ देखते हैं कि मजीद क्या MNAs की वहाँ पे मीटिंग, मुलाकात जो प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई है, कई बार वज़रत से हुई है, उसमें क्या मस्बत पेशरफ्त हुई है। लेकिन मैं ज़रूर किरण एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, माजी में पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस आया था, अगर आपको याद हो, पूरा पाकिस्तान उस प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस की हिमायत कर रहा था, लेकिन PTI ने मुखालफत की थी, जबकि उस वक्त के तमाम रियासती इदारे भी इस ऑर्डिनेंस के साथ खड़े थे। और बाद में आगे चल के पता चला कि जनाब वाकई उसके अंदर बहुत सारे सकम थे जिसको दूर नहीं किए गए और उसमें PTI का स्टैंड बिल्कुल ठीक था। तो हम ये समझते हैं कि लेजिस्लेशन के अंदर उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं वो तो हमेशा बाद में ही पता लगते हैं, लेकिन अगर पहले उसके ऊपर कोई रिजर्वेशन। ख्वाजा साहब बड़ी अच्छी आप मिसाल देकर बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ये हुकूमत को इतनी जल्दी किस बात की है? चलें ऑपोजिशन की तो सुनती नहीं, इत्तेहादियों की भी नहीं सुन रही है, सर ऐसा क्यों? हाँ, जल्दी किस बात की है, ये बड़ा अहम सवाल है। ये मैंने भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी किस बात की है, जबकि 2023 अभी बहुत दूर है। लेकिन मेरा ये ख्याल है जो कि मैं अखज़ कर सकता हूँ, मैंने आपसे गुजारिश की ना कि इसके अभी बहुत सारे शायद एक्सपेरिमेंटल फेज हैं और ये मशीन भी अभी सिर्फ एक सिस्टम एनालिसिस में है
इसको फिर मेरा ख्याल है कि बाकायदा बनाना होगा, इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगी, इसका बैकलैश होगा, इसका फीडबैक होगा। तो इस वजह से भी शायद हो सकता है कि जल्दबाजी की जा रही हो ताकि जल्द अज जल्द उसे इम्प्लीमेंटेशन फेज में हो। लेकिन मेरे पास इसका हतमी जवाब नहीं है, मेरे पास इसका हतमी जवाब है। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा साहब, आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई वहां पर टीम बैठी हुई है इस्लामाबाद में, वहां से कोई पॉजिटिव चीज सदाकत ये बात साहब कह के गए हैं कि अगर नहीं भी मान रहे तो कल तक मान जाएंगे क्योंकि परसों ये इजलास है। लेट्स सी एमकेएम की जानिब से क्या फैसला किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लाहौर की बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। लाहौर के शहरी घुटन और शहर धुएं में सुलग रहा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि लाहौर में फरवरी तक कोई भी दिन स्मोक फ्री नहीं होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर जा चुका है। शहरियों की बड़ी तादाद है जो फ्लू, खांसी, गले और सीने के इन्फेक्शन, आंखों की तकलीफ में मुब्तला हो रही है। डॉक्टर्स दावा कर रहे हैं कि रोजाना 100 से ज्यादा स्मोक इन्फेक्शन केसेस हर अस्पताल में रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद महकमा सेहत पंजाब की तैयारी बिल्कुल सिफर है। शहर में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई, न ही कल तक किसी अस्पताल में स्मोक काउंटर्स बना। आज खबर हमने चलाई तो पूरे शहर में एक वाहिद काउंटर मेयो अस्पताल में कायम किया गया है। स्मोक से निजात के लिए शहरियों को सिर्फ एक बारिश का ही आसरा था, सो महकमा मौसमियात ने इसका इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। अब लाहौर में इस माह कोई बारिश का इम्कान नहीं है। कहा जा रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम मसनूई बारिश की तैयारी कर रही है। ऐसा कब और कहाँ होगा, इस तरीके से स्मोक कम हो सकता है और क्या इससे पहले भी पाकिस्तान में इस तरह की कोई मिसाल मिलती है, मौजूद है। इसके लिए मुझे प्रोफेसर मुनव्वर साबिर साहब ज्वाइन कर चुके हैं जो कि रिसर्च डायरेक्टर पंजाब यूनिवर्सिटी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो मुझे ये, क्योंकि ये वाकई तशवीशनाक बात है, स्मोक सर कितनी तरह का होता है जो लाहौर में है, उसकी क्या किस्म है सर और कौन कौन से केमिकल्स पर मुश्तमिल है, और ये लाहौर वालों की सर एवरेज एज पर कितना असर डाल रहा है, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ एज में भी मसाइल हो रहे हैं सर लोगों की। देखिए, ये एक ऐसा डिज़ास्टर है जो एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के जितने भी अफराद हैं आपके, उनको ये हर्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे पीने का पानी मुयसर नहीं है, लेकिन अगर आप घर से पीने का पानी ले जाती हैं या कीमतन ख़रीद लेती हैं तो चले पानी तो आपको मिल गया। अब सांस एक ऐसी चीज़ है कि जब आप सो भी रहे होते हैं तो उस वक्त भी सांस ले रहे होते हैं। लाहौर मतलब दिल्ली समेत ऐसे शहरों में है कि आम बंदा रोज़ाना 20 से 30 सिगरेट के बराबर जो स्मोक होता है, जो पोल्यूशन है, वो सांस के जरिए अपने फेफड़ों में उतार रहा है। यानी अब ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि जी मैं सिगरेट नहीं पीता। मैं मजीद वाजे कर दूं, आपने किस्म की बात की कि जो स्मोक की वजह से ये जो पोल्यूशन है, जो आलूदगी है, ये सिगरेट के धुएं से भी ज्यादा खतरनाक होती है। रही बात जो आपने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी करने जा रही है अब लोगों की, आप इसके मुतल्लिक जो आरजू है, जाहिर है बका का मसला है, उसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि मैं जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। लाहौर शहर का खुदारा मेरे पे ना मुद्दा ना डालिएगा कि मैं पूरे लाहौर शहर में बारिश करने जा रहा हूँ, वो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट होता है। और मैं ये भी बता दूं कि ये कोई मैंने इजाद नहीं किया है, मैं अंधों में काना राजा वाला बात है मेरी, या अंधेरों और आंधियों के अंदर मैं एक जुगनू की तरह चमकने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर 1983 से हो रही है, चाइना के अंदर हो रही है। इसमें थोड़ी सी तवज्जो और आपकी इंटेंशन की जरूरत है। आप ड्रोन के जरिए कर सकते हैं, आप लोग प्लेन को उड़ा के जो खुश्क बर्फ होती है जिसका टेम्परेचर वो बादलों के ऊपर, उससे कर सकते हैं। जमीन से आप रॉकेट मार सकते हैं, मिनी रॉकेट्स, जिससे साल्ट फजा में जाता है, और ये किया जा सकता है। आपने जो बारिश के ना होने का जिक्र किया, हम लोगों को अगले साल के लिए अभी से तैयार इसलिए रहना चाहिए। आप कौन सा, ऑब्वियसली सर सही कह रहे हैं आप, हमारे पड़ोसी ममालिक में इनफैक्ट यूएई में तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। सर आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं? मैं देखिए जी, दो, ना तो मेरे पास जहाज मेरी एक्सेस में है, ना ड्रोन मेरी एक्सेस में है। मैं इसको जो है ना साल्ट फिजा के अंदर फेंकना, उसको नीचे से जो है साल्ट फिजा के अंदर फेंकूंगा, और लाहौर में तजर्बा नहीं होगा। फिर मेरे जैसे बंदे के लिए चॉइस बनती है हिली एरिया, पहाड़ी इलाके में जाना।
पहाड़ी इलाके में ये होता है कि बंदा बादलों के करीब पहुंच जाता है और वो 500 से 1000 मीटर तक के जो बादल हैं अच्छा सर, लेकिन आप इससे पहले भी दावा कर चुके हैं, इससे पहले भी आप ये करने का दावा कर चुके हैं, तो सर इस बार ये वाकई हो जाएगा? बीबी दावा मैडम, दावा सियासतदान करते हैं, मैं प्रोफेसर हूँ। चलिए आप बता चुके हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से वो मुमकिन नहीं हो पाया था सर, अब मुमकिन हो जाएगा, अब सही है? नहीं मैडम, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किया ही है, इसलिए कि इसके लिए बादलों का होना जरूरी है। यानी जिस दिन बारिश का चांस, जो कि 23 तारीख की एक्सपेक्टेड तारीख है, जब वो बादल थोड़े पहले नीचे आए होंगे तो मैं उनको कैच करने की कोशिश करूंगा। इस फजा में भी आप कर सकते हैं, मैं ये वाजे करूं, लेकिन आपके पास प्लेन होने चाहिए, आपके पास एडवांस ड्रोन हो, तो आप 0% चांस के इलाके में भी बारिश कर सकते हैं, लेकिन वो आम मेरे जैसे बंदे की रेंज से, उसकी कैपेसिटी से बाहर होता है। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब आज लाहौर में सर मसनूई बारिश करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में भी जमा करवाई गई है। हुकूमत ने आपसे कोई राब्ता किया है इस हवाले से, या आपने अपनी तजवीज़ हुकूमत के सामने रखी है? जिसने नहीं, मैं आपको एक बड़ी भयानक इसका एक मसलन 2 खबरें हैं मेरे पास, एक बुरी खबर है, एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि हालात अभी बदतरीन नहीं हुए, लेकिन बुरी खबर यह कि इनके अच्छा होने का कोई इम्कान नहीं है। मैं उन साहिब या साहिबान को सलूट करता हूं जिन्होंने करारदाद जमा करवाई है कि चले, जो मैंने विसल ब्लो की, जो मैंने झंझोड़ने की कोशिश की, उसमें इतनी कामयाबी तो मिली के बाद पंजाब असेंबली तक पहुंची है। इस काम को अगर करना चाहें तो आपके कमिश्नर लेवल का ऑफिसर इस ऑपरेशन को कैरी आउट कर सकता है। और दूसरी बात, सिर्फ लाहौर का नाम ना लें, पंजाब के दीगर शहर और कराची भी कभी 20, कभी 25 और कभी 30 की पोल्यूटेड सिटीज के जुमरे में आ जाता है। अगर आप दुनिया के 30 आलूदा तरीन शहर निकालेंगे तो 20 तक आपके सब कॉन्टिनेंट में निकलेंगे। फैसलाबाद भी आ रहा है, कराची भी है, लाहौर भी है, कलकत्ता है, दिल्ली है, मुंबई है और ढाका। जो खतरनाक आप बातें बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पंजाब एंड देन कराची भी इसकी लपेट में। तो बेस्ट विशेस आपके लिए कि जो आप तजर्बा करने जा रही के साथ आगे बढ़े और दीगर फिर लोग भी इसको करें और हुकूमत संजीदगी से इस बारे में सोचे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।